इतनी सारी रीबर्थ और टेलीपोर्ट वाली स्टोरी सुनने के बाद आपके भी मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि अगर किस्मत आपको भी एक चांस देती तो आप भी मॉडल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते, वहाँ जाकर अपनी बहादुरी का शो ऑफ करके खुद को नंबर 1 जीनियस बना लेते। वैसे हमारे इस कहानी के हीरो को भी यही चांस मिलता है, लेकिन अफसोस उसकी किस्मत इतनी तेज नहीं थी क्योंकि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड की जगह ड्रैगन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। एक ऐसी खतरनाक ड्रैगन वर्ल्ड जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं हमारी इस कहानी के हीरो का सफर कितना मजेदार होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है आसमानों की ऊंचाइयों से, जहाँ एक विशालकाय ड्रैगन बादलों को चीरता हुआ उड़ रहा था। लेकिन तभी बादलों के बीच एक अजीब सा पोर्टल खुलता है और उसमें से एंट्री होती है हमारे हीरो ली की, जो इस बात से इतना ज्यादा शॉक था कि वो अचानक से अपने बेड पर लेटे लेटे हवा में कैसे झूल रहा है। तभी उसकी नजर उस ड्रैगन पर पड़ती है। देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या ये एक ड्रैगन है? अगर मैं इसके सामने गया तो ये तो मुझे जिंदा निकल जाएगा। और एक मिनट, ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? जो कि किसी लाल खतरनाक पंजे में कन्वर्ट हो रहे थे। उसी बीच वो ड्रैगन भी उसके काफी पास पहुंचकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेचारा काफी तेजी से पुश हो गया था क्योंकि एक तेज एनर्जी उस ड्रैगन को खुद से दूर कर चुकी थी। ये एनर्जी ली की बॉडी से निकल रही थी क्योंकि अब वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके इंसानी हाथ अब खूंखार लाल पंजों में बदल चुके थे। उसकी पीठ से एक लंबी पूंछ निकल जाती है, माथे पर सींग उग जाते हैं और उसके पूरे शरीर में लाल ड्रैगन स्केल्स उभरने लगते हैं। दर्द से तड़पते हुए ली चिल्लाने लगता है कि क्या मैं सच में ड्रैगन बन रहा हूँ। उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसे तो विंग्स मिले ही नहीं है और इसीलिए ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो उड़ नहीं सकता था। जो उसके पीछे पड़ा था वो ड्रैगन ये नोटिस करके उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उस ड्रैगन से बचने के चक्कर में ली ये बात नोटिस ही नहीं करता कि वो एक केव की वॉल के आर पार हो चुका था। हमें केव के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक और खतरनाक खूंखार ब्लैक ड्रैगन बैठा हुआ था। उसे केव में एंटर होती हुई वो लाल रोशनी नजर आती है तो वो भी एक्टिव हो जाती है अपने अंडों को बचाने के लिए। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके अंडों में से एक अंडा हैच हो रहा है। तभी ली को होश आता है और वो अंडे से बाहर निकल कर देखता है कि अब वो कोई बड़ा विशाल ड्रैगन नहीं बल्कि एक छोटा सा हैचिंग ड्रैगन है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगता है कि पहले तो वो इंसान से इस वर्ल्ड में आ गया और इस वर्ल्ड से एक ड्रैगन बन गया, अब वो ड्रैगन से एक ड्रैगन के बच्चे में बदल गया। तभी वो जाइंट ब्लैक ड्रैगन एक भारी आवाज में उसके सामने आकर उससे उसका असली नाम पूछती है। ली थोड़ा सोचने के बाद उसे अपना नाम नाइसैड बताता है। वो जाइंट ड्रैगन उसे नफरत से घूरते हुए कहती है, पंखहीन घटिया ड्रैगन बीस्ट, तू एक खराब डैमेज प्रोडक्ट है। ये कहकर वो ली को एक झटके में उड़ाकर हवा से दूर पटक देती है। बेचारा ली, जो कि अब एक छोटे कमजोर ड्रैगन के बच्चे की फॉर्म में था, वो नीचे गिरकर खून की उल्टियां करने लगता है। इतनी हालत खराब होने के बाद जब उसे अपनी बॉडी में जान महसूस नहीं होती तो वो यही सोचने लगता है कि क्या यहाँ आते ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिंदा रहने की एक आस उसे मन में गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देती है। वो कहता है कि अगर कोई सिस्टम है तो क्या प्लीज तुम जल्दी सामने आकर मेरी जान बचा सकती हो। और तभी चमत्कार होता है। ली की आंखों के सामने एक गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है। पता चलता है कि ये माउंटेन एंड सी रिकॉर्ड है जो कि सिस्टम के फॉर्म में एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि ली को पौराणिक टाओटी ब्लड लाइन मिल चुकी है और इसका टैलेंट टाओटी स्टमक अवेकन हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को निगल कर अपनी ताकत और न्यूट्रिएंट्स में बदल सकता है। ये सुनकर ली की आंखों में चमक आ जाती है कि चलो अब एटलीस्ट उसके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ तो गए। इसके बाद तो वो फटाफट से जिस अंडे से हैच हुआ था उसी के खोल को खाकर खुद को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि दोबारा हमला होने पर वो जान से न जाए, वरना इस सामने मौजूद ड्रैगन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसके पैदा होते ही उसे जान से मारने की। तभी ली नोटिस करता है कि एक और एग क्रैक हो रहा है और इसमें से जो ड्रैगन निकलता है वो तो उससे भी ज्यादा कमजोर था। उसकी हालत देखकर तो ली को भी अफसोस होने लग जाता है कि इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा नाजुक है। देखते हैं कि अब ये ड्रैगन इसका क्या करती है। वो ड्रैगन फिर से अपने उसी खतरनाक अंदाज में उस छोटे ड्रैगन से उसका नाम पूछती है, जो कि गूगा बताता है। उसकी हालत देखकर वो फिर से उसे धत्कारते हुए खुद से दूर झटक देती है। अपनी माँ के इस हमले के बाद वो ड्रैगन भी बेसुध हो चुका था। उसे ऐसा ट्रीट होता देखकर ली सोचता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे ही बैड ट्रीटमेंट मिली है, लेकिन इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खस्ती है, पता नहीं जिंदा बचेगा भी कि नहीं। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो गूगा नाम का ड्रैगन खुद को संभालता है और तेजी से ली की तरफ दौड़ता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन ली साइड हटते हुए उसके हमले से बच जाता है और वो सीधा जाकर चट्टान से टकरा जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ली कोशिश तो करता है उसे होश में लाने की, लेकिन ये देखकर कि अब ये डेड हो चुका है, अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इस ड्रैगन को खा लूं, क्या पता उससे मेरी पावर्स बढ़ जाए। लेकिन ऐसा ख्याल आने के बाद
सिस्टम उसके माइंड स्पेस में जाकर उसे टॉर्चर करते हुए कहती है कि ये ड्रैगन रूल है, ड्रैगन प्रजाति का कोई भी जीव अपनी ही जाति के मांस को नहीं खा सकता, और अगर उसने इस प्राचीन नियम को तोड़ने की कोशिश की तो फिर ली की बॉडी में तेज जंजीरें जकड़कर उसे जलाना शुरू कर देती है। वो उस जलन के मारे तड़पते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं उसे आज के बाद नहीं खाऊंगा। जब उसकी ड्रैगन मॉम ये देखती है तो उस मरे हुए बच्चे को उठाकर दूर झटक देती है, और ये उस ब्लैक ड्रैगन के वार्निंग देने का तरीका था। ली उन नियम को याद रखने का वादा करके वहाँ पर मौजूद एगशेल्स को चबाने लगता है। उसके दावते स्टमक की वजह से, छिलके चबाने की वजह से उसकी शरीर में ताकत भरने लगती है। इसी बीच गुफा में रखे बाकी 2 अंडे भी क्रैक होने लगते हैं। उनमें से 2 खूबसूरत पंखों वाले शुद्ध नस्ल के लाल और काले ड्रैगन बाहर निकलते हैं, जो जन्म लेते ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लग गए थे। ये समझ आता है कि इस खूंखार दुनिया में सर्वाइवल की असली जंग तो अब शुरू हुई है। मदर ड्रैगन उन दोनों से भी वही सेम सवाल करती है कि तुम्हारा असली नाम, ब्लैक ड्रैगन का नाम जोरसेक्स था और रेड ड्रैगन का नाम स्टीरियल। मदर ड्रैगन उन दोनों को अपने क्लैन नेम के तौर पर ग्रांट करते हुए उन्हें बताती है कि आज से उनका क्लैन नेम होने वाला है ओमनिलस। ये नाम तो ली को भी काफी ज्यादा हाई क्लास लगता है। फिर बारी आती है ली की। वो उसका नाम नाइसेड बोलते हुए कहती है कि आज से तुम्हारा नाम नाइसेड है, मैं तुम्हें कोई नाम नहीं देने वाली। मतलब उसे क्लैन का कोई नाम नहीं मिलने वाला था। नाइसेड नाम उसे काफी अच्छा लगता है। तभी वो जायंट ब्लैक ड्रैगन वहाँ से खाना लेने के लिए बाहर निकल जाती है और अपने नए 2 बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। जब ली उस खाने को चखने की कोशिश करता है तो वो मना करते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये बात ली को काफी बुरी लगती है और ये देखकर उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम निचली जाति के ड्रैगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शुद्ध नस्ल के साथ कंपैरिजन करने की, तुम हमारे लायक नहीं, इसलिए कचरा खाकर अपना गुजारा करो। बेचारा ली फिलहाल उनके मुंह नहीं लगता और वहाँ पर मौजूद एगशेल्स को खाकर ही अपना गुजारा करने लगता है। हालांकि उसके तावता स्टमक के लिए ये एगशेल्स भी काम के थे। उसके भाई बहनों को उस ब्लैक ड्रैगन का काफी ज्यादा प्यार और स्नेह मिल रहा था। वो तो उन्हें अपनी छाती से लगाकर सोती है। वहीं ली को तो उसने अकेला छोड़ दिया था। ली नोटिस करता है कि वहाँ पर उन लोगों ने खाकर हड्डियां छोड़ दी थी, तो वो हड्डियां चबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड थे। तो बेचारे को ना चाहते हुए भी अपने भाई बहनों के एगशेल्स को खाकर गुजारा करना पड़ता है। काफी दिन गुजर जाते हैं। अब एगशेल्स खा खाकर उसका मन ऊब चुका था और उसने सारे खत्म भी कर दिए थे। तो फाइनली वो केव से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। केव के बाहर उसे छोटी नदी मिलती है, तो सबसे पहले तो वो अपनी प्यास बुझाता है और फिर वहाँ पर उसे मछलियाँ दिखती हैं, तो तेजी से पानी में जंप कर जाता है। लेकिन वो भूल गया था कि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा है जिसे तैरना नहीं आता। वो तो पानी में डूबकर मरने ही वाला था कि बाहर निकल गया था। अब ड्रैगन का शरीर और इंसानी दिमाग होने की वजह से वो मछली पकड़ने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो हड्डियों को ही घिस घिस के उसे कांटे में कन्वर्ट करता है। फिर मट्टी से एक छोटा सा वॉर्म निकाल कर उसमें फिट करके मछलियों को पकड़ने के लिए चारा डाल देता है। थोड़ी देर में एक जायंट मछली फंस जाती है जो कि उसके साइज की 10 गुनी थी। तो उसे पकड़ने के लिए वो उस रस्सी को पहले तो पेड़ से लपेटता है और उसके बाद उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो मछली ह्यूमन वर्ल्ड की फिशेस से देखने में काफी ज्यादा अलग थी। उसके फेस का साइड बिल्कुल किसी मगरमच्छ जैसा दिखता था। ली तो उस फिश के मीट को अच्छे से ग्रिल करके खाने लगता है। साथ ही उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगती है। तो सिस्टम उसे उस फिश के बारे में बताती है जिसका नाम आयरन क्रॉ क्रैब फिश था। सिस्टम उसे बताती है कि इस फिश मीट को खाने की वजह से अब उसके अंदर स्विम करने की एबिलिटी आ गई है। अब उसे मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, हुक में लगाकर वो नीचे डाइव करके फिश पकड़ सकता है। नई एबिलिटी मिलने के बाद ली फटाफट ट्राई करने के लिए पानी के अंदर जंप कर चुका था। उसे अपनी न्यू एडिशनल स्किल्स काफी पसंद आती है। अपना पेट भरने के बाद जब वो केव में वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ ने ऑलरेडी उसके भाई बहनों के लिए खाना तैयार कर दिया है। हालांकि वो अब भी ली को ऐसी नीच नजरों से घूर रही थी जैसे कि उसके मरने या जीने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। हालांकि वो उसे केव में रहने से मना भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसका ब्लैक ड्रैगन वाला छोटा भाई उसकी काफी इंसल्ट करते हुए उसे इस केव से चले जाने को कहता है। हालांकि ली अपने मन में यही सोच रहा था कि बेशक से वो कम खाता हो, लेकिन अपने भाई बहनों से तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उसके भाई बहन कितने बेवकूफ हैं जो दूसरों के टुकड़े पर पल रहे हैं। तो वो अपने भाई को टोकते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम जोरगा या जो भी है, जब मैं तुम्हें नहीं टोक रहा तो तुम मुझे क्यों टोक रहे हो। जोरसेक्स को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इतना ऊंची नस्ल का ड्रैगन हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। ली भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो उसे याद दिलाता है कि बोल मत, मैं तुझसे बड़ा हूँ तो तमीज में बात कर, और वैसे भी मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ, तुझसे तो ताकतवर ही हूँ। इसीलिए अपने आप को ऊंची नस्ल का कहना बंद कर जो अपना खाना भी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ 1-2 अटैक के बाद ही ली को पता लग जाता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ उससे तो काफी ज्यादा कम है, तो वो उसे इसी बात पे टीज करने लग जाता है और फिर अपने ह्यूमन फाइट्स की फॉर्म को याद करते हुए सॉलिड गोल्ड
ब्लैक लॉक लगा देता है। बेचारा ब्लैक ड्रैगन तो टस से मस नहीं हो पा रहा था, वो सिर्फ यही धमकी देते रह गया था कि नीचे उतरो वरना मॉम से शिकायत कर दूंगा। अब उसकी ये धमकी सुनने के बाद ली उसे कहता है कि अगर तुमने ज्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो मैं अपने ये नुकीले क्लॉज तुम्हारी गर्दन के अंदर घुसाकर वहाँ से खून के फव्वारे निकाल दूंगा और तुम देखते देखते तड़प कर यहीं मारे जाओगे। बेचारा ली के ऐसे डराने से काफी बुरी तरीके से डर जाता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। हालांकि ये नजारा वो ब्लैक ड्रैगन अपनी आंखों से देख रही थी और फिर वो उन दोनों की लड़ाई को शांत कराते हुए कहती है कि 10 सालों बाद तुम एक दूसरे से लड़ सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले तुमने एक दूसरे को मारने की या एक दूसरे की मीट खाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उस जायंट ब्लैक ड्रैगन को ज़ोरसेक्स पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे भी यूजलेस ट्रैश बोलकर अपनी नजरों से दूर होने को कहती है, जबकि बेचारा अपनी माँ के पास पैम्पर होने के इरादे से गया था। पर उस ब्लैक ड्रैगन को तो सिर्फ ताकत से मतलब था। नाइस साइड के इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी वो उसे अप्रिशिएट नहीं करती बल्कि खुद से दूर कर देती है। बेचारा सहम कर सिकुड़ कर सो जाता है क्योंकि अब तक उसे इस नाराजगी की आदत हो चुकी थी। हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। वो ड्रैगन काफी तेजी से ग्रो करते हुए बहुत बड़े हो चुके थे। 10 दिन बाद जब नाइसेट की आंख खुलती है तो उसके पास एस्ट्रियल आती है और उसे बताती है कि माँ सोने के लिए जा रही है और अगले 10-15 दिनों तक नहीं उठेगी, इसलिए आने वाले समय का सारा खाना उसके पास है और वो सबको खाना बांटेगी। एस्ट्रियल उसके सामने एक विशाल मरे हुए शैडो पैटर्न डीमन टाइगर का ढेर रखती है और साथ ही एक शर्त रखते हुए कहती है कि अगर उसे ये स्वादिष्ट मांस चाहिए तो उसे उसके सामने घुटने टेकने होंगे और उसकी बात माननी होगी। नाइसेट को झुकना मंजूर नहीं था, इसीलिए वो उसकी शर्त मानने से मना करते हुए कहता है कि मैं अपना खाना खुद जुगाड़ कर लूंगा, बेशक से उसे भूखा मरना पड़े, लेकिन इस तरीके से वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। एस्ट्रियल उसे बेपरवाह होकर वहाँ से जाता हुआ देखती है तो वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसने अभी नहीं खाया तो बाद में उसे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये देखकर कि एस्ट्रियल के पास सच में काफी रेयर तरीके के डीमन बीस्ट मौजूद है जिसे खाकर वो सच में अपनी एनर्जी बूस्ट कर पाएगा, तो नाइसेट अपनी चालाकी दिखाते हुए अचानक पलटी मारता है और मक्कारी भरी आवाज में ड्रैगन सिस्टर की तारीफों के पुल बांधने लगता है। ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसकी तारीफ करने लगता है कि बेचारी एस्ट्रियल तो शर्म के मारे लाल हो जाती है। वो कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे अधीन होना चाहता था, तुम्हारी प्रशंसा तो बहती हुई गंगा की तरह अनंत है, जितनी करो उतनी कम। नाइसेट की ये चालाकी भरी बातें काम आ जाती है क्योंकि एस्ट्रियल उसकी बातों में पूरी तरह से पिघल चुकी थी और इसी वजह से वो उसके साथ खाना शेयर करने को भी तैयार हो जाती है। और नाइसेट को बहुत दिनों के बाद उस मरे हुए टाइगर को खाने का मौका मिलता है जो कि एक रेयर तरीके का बीस्ट है। उस टाइगर बीस्ट की मीट को खाते ही उसके सामने माउंटेन एंड सी रिकॉर्ड आ जाता है, वही जादू स्क्रॉल जो उसे बताती है कि अब उसे इस बीस्ट को खाने की वजह से एक नई स्किल्स मिली है जिसका नाम है शैडो टच। इस स्किल के मिलते ही उसकी छाती अनोखी ऊर्जा से चमक उठती है। उसकी रफ्तार 20% बढ़ चुकी थी और अब वो अंधेरे में भी छिपकर हमला करने में माहिर हो चुका था। नाइसेट इन स्किल्स को हासिल करके काफी ज्यादा खुश था। वो मन ही मन खुश होते हुए कहता है कि उसे तो चीट कोड मिल गया, इस तरीके से तो वो इन लोगों से काफी जल्दी आगे निकल जाएगा। अगले दिन नाइसेट उस बड़े से ब्लैक ड्रैगन यानी ड्रैगन की माँ की गुफा के बाहर निकल जाता है जंगल के काफी अंदर तक एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ जाने के बाद वो सोच रहा था कि ड्रैगन की ताकत उसकी उम्र पर डिपेंड करती है और उसकी माँ अभी 200 साल से कम उम्र की एक युवा ड्रैगन है, तभी तो उसने ऐसी जगह पर घोंसला बनाया हुआ है जहाँ आसपास कम खतरा मौजूद है। हालांकि आसपास जो डेंजर मौजूद है वो उसकी ड्रैगन मॉम के लिए तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के है, लेकिन नाइसेट अभी बचा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो वो संभल कर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। तभी उसे वहाँ पर नदी नजर आती है जो कि काफी ज्यादा साफ लग रही थी। उस साफ पानी को देखकर वो कहता है कि यहाँ पर पानी का बहाव कम है, इसी वजह से ज्यादा रेयर ट्रेजर्स यहाँ पानी के नीचे गहराई में बस जाते होंगे क्योंकि वो फ्लो नहीं कर पाते होंगे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि वो पिछले जन्म में आदमी था, इसीलिए उसे 2 पैरों में चलने में आसानी होती है। हालांकि इस जन्म में उसके पास 4 पैर है तो 2 पैरों का यूज वो हाथों की तरह करता है, जो कि उसकी लाइफ को बाकी ड्रैगन के कंपैरिजन में इजी बना देती है। और इसके साथ ब्लैक ड्रैगन की ब्लड लाइन होने की वजह से उसके पास जहर और टॉक्सिन के खिलाफ अच्छी रेजिस्टेंस भी मौजूद है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर लटके हुए लालटेन जैसे चमकने वाले फंगस पर पड़ती है जो लगातार चमक रहे थे, तो यहाँ नाइसेट बिना किसी झिझक के उन्हें तोड़कर खा जाता है। उसके खाते ही वो जादू स्क्रॉल फिर से ओपन होती है और उसे बताती है कि इसे खाने से तुम पैरालाइज भी हो सकते थे क्योंकि इसमें जहर मौजूद है। इसी वजह से इस फ्रूट को खाने के बाद उसे पैरालाइसिस रेजिस्टेंस +1 और पॉइजन रेजिस्टेंस +1 का बूस्ट मिलता है। तो नाइसेट सोचता है कि अब क्या, अब तो उसने खा लिया तो इसका मतलब ये उसके लिए फायदेमंद है, तो वो बहुत सारे को स्टोर कर लेता है खाने के लिए। खाने के बाद उसे इसका टेस्ट मशरूम की तरह लग रहा था। ये मशरूम मीठे और सुगंधित होने के साथ साथ थोड़े नशीले भी थे, इसीलिए कोई साइड इफेक्ट ना नजर आने की वजह से वो इन्हें कलेक्ट करता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि इस तरीके से हाथ में उठाना उसे अजीब लग रहा था,
तो वो सोचता है कि क्यों ना एक बास्केट बनाया जाए। हालांकि जब वो बास्केट बनाने के लिए वेन्स को तोड़ रहा था तभी सिस्टम उसे बताती है कि अगर वो एक ही चीज को बार बार खाएगा ना तो उसे बार बार उसकी क्वालिटी का फायदा नहीं होने वाला। मतलब अगर उसने किसी तरीके की फिश को एक बार खाया है तो उसे एक ही बार उसकी पावर्स मिलेंगी, दूसरी बार खाने पर तो उसके पास वो ऑलरेडी होगी ना, तो कोई फायदा नहीं होगा सिवाय पेट भरने के। ये न्यूज उसके लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि वो बेलों पर ध्यान नहीं देता और उन्हीं में लपट कर रह जाता है। इसके बाद उन बेलों से छूटने के लिए जब वो अपने मजबूत पंजों से उन्हें एक ही झटके में आसानी से तोड़ देता है तो हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शायद उसने उस डीमन टाइगर को खाया ना तो उसकी पावर बूस्ट हो गई और अब उसके पंजे भी नुकीले हो गए। अब ये देखकर कि उसकी पंजों की ताकत भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ जाती है। इसके बाद तो उसकी नजर उन टूटे हुए बेलों पर पड़ती है और नाइटसेट खुद से कहता है कि ये चीज भी बुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिना एक्सपीरियंस के तो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर जमीन पर रखे हुए उन चमकीले पीले मशरूम पर पड़ती है और वो सोचता है कि खाना तो चलो ठीक है। तभी अचानक से जमीन से काफी सारे टेंटिकल्स निकलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो नोटिस करता है कि ये टेंटिकल्स उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो फटाफट से अपना खाना उठाता है और वहाँ से भाग लेता है। लेकिन वो रेड वाइन्स उसका पीछा नहीं छोड़ती बल्कि उसे उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। उसने तो उसके सारे मशरूम्स को भी जमीन पे गिरा दिया था। बेचारे को समझ नहीं आता कि वो इनसे पीछा कैसे छुड़ाए। वो तो जोर जोर से इन्हें कोसने लगता है। तभी वो वाइन्स उसे वहाँ पर मौजूद पिक्चर प्लांट के अंदर गिरा देती है जो काफी ज्यादा जाइंट था। नाइटसेट सीधा उसके लिक्विड में कूद पड़ता है। वो प्लांट भी उसे मारने के लिए अपने डाइजेस्टिव लिक्विड में डुबोने की कोशिश करती है, लेकिन इंसान होने की वजह से नाइटसेट को पहले से ही उस चीज की नॉलेज थी। वो सोचता है कि अगर वो इंसान होता तो कब का मारा गया होता, लेकिन अब जब वो एक ड्रैगन है और उसकी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस पर टॉक्सिन का असर नहीं होता तो क्यों ना वो इस लिक्विड को पी जाए। वो मन ही मन कहता है कि नाइटसेट नाम का ये महान ड्रैगन इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि वो घास फूस के पेट के अंदर आकर मर जाए, इसीलिए वो तेजी से उसके लिक्विड को पीना शुरू कर देता है। जिसके पीते ही वो माउंटेन स्क्रॉल उसके सामने खुलती है। उस स्क्रॉल के ओपन होते ही कंज्यूम्ड ब्लड वाइन सिम्बॉटिक ड्रैगन ब्लड हनी उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसके बाद उसे नया स्टेटस मिलता है कि अब उसका कोरोजन रेजिस्टेंस 1+ हो चुका है। अब ये देखकर कि उसे एक नए तरीके की स्किल्स मिल रही है, नाइटसेट लालच में आकर उस खून जैसे गाढ़े और मीठे रस को बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस लिक्विड को डाइजेस्ट करता है उसकी वोंड हीलिंग 20% तक बढ़ जाती है, यानी कि जख्मों के हील होने की क्षमता अब उसकी 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे उसे जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अब पावर के बढ़ जाने की वजह से नाइटसेट के लिए उस पौधे के अंदर से निकलना बहुत ज्यादा इजी हो गया था। वो उस प्लांट पर राइजिंग ड्रैगन पंच का एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे वो पौधा पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। उस प्लांट से बाहर निकलने के बाद वो उन वाइन्स को भी एक एक करके खींचकर तोड़ देता है। इसके बाद नाइटसेट जमीन पर पड़े हुए कुछ मजबूत स्टेम्स को काटकर एक बेहतरीन और पूरी तरह सीओ फ्रेंडली बैकपैक तैयार कर लेता है। सबसे पहले तो वो उन मशरूम्स को कलेक्ट करता है जिसे खाते उसे नशा हो गया था और वो उन्हीं वजह से उसे अपने साथ ले जा रहा था। वो कुछ फ्रूट्स भी कलेक्ट कर लेता है ताकि उसकी भूख शांत रहे और साथ ही नदी से वो ट्रेजर्स भी हासिल कर लेता है जिनके बारे में वो आते हुए बात कर रहा था। इससे उसका बैग पूरी तरह से फुल हो जाता है। नदी के पास तो वो उसे नहीं छोड़ सकता था, अपने साथ भी नहीं ले जा सकता था, इसीलिए वो आसपास सुरक्षित केव ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे लकीली मिल भी जाती है जिसके अंदर उसे सामान पड़ा हुआ दिखता है। वो समझ आता है कि पक्का यहाँ पर कोई मुसाफिर आ गया होगा भटकते हुए, जिसे उसकी मॉम ने निपटा दिया क्योंकि उसके सामान यहीं रह गए। उसके पास मौजूद एक बैग में उसे मैचेस बॉक्स भी मिलते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो अब उसके लिए आग जलाना इजी हो गया और यहाँ पर वो अपना सामान भी स्टोर कर सकता है। साथ ही उस बंदे के बैग में उसे काफी सारे ग्लोइंग क्रिस्टल्स मिलते हैं जिसे खाकर उसकी पावर बढ़ जाती है और इसके अलावा उसे उसके बैकपैक में एक मैप भी नजर आता है जो शायद चेक करने पर उसे ऐसा लगता है कि इस जंगल से बाहर जाने का नक्शा है। नाइटसेट को उस बंदे के बैग में और भी काफी ग्लोइंग लाल कलर के चमकीले क्रिस्टल मिलते हैं जो कि प्राकृतिक माना से भरपूर होते हैं। वो उन क्रिस्टल्स को ऐसे खाने लग जाता है जैसे कि कोई टॉफी खा रहा हो। उस क्रिस्टल के उसके पेट में जाते ही वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। माना हाई होने की वजह से उसके स्केल्स में हल्की सी म्यूटेशन होने लग जाती है। वो समझ जाता है कि ये क्रिस्टल्स कितने जरूरी हैं, इसलिए जल्दी खत्म ना हो तो वो उसे भविष्य के लिए संभाल कर रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाइटसेट डिसाइड करता है कि क्यों ना अब जाकर मछली पकड़ा जाए ताकि उसे नई तरीके की स्किल्स मिले। तो वो वहीं पर मौजूद बीस्ट बोन का यूज करके फिर से एक मछली पकड़ने वाला कांटा तैयार कर लेता है। इस बार उसकी एफिशिएंसी पिछली बार से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। हालांकि अब तक वो सिर्फ छोटी साइज की मछलियों को ही पकड़ पाया था, जिन्हें खाने के बाद भी उसे कुछ खास तरीके की स्किल्स और टैलेंट नहीं मिल रहा था और उसे टेस्ट भी पसंद नहीं आता। तो वो
वो सोचता है कि क्यों ना उसके कांटे को बड़ा किया जाए और एक ज्यादा बड़ी मछली पकड़कर उसे ग्रिल करके खाया जाए। तो वो उस कांटे को पानी के काफी गहराई में फेंकता है और सच में एक बड़ी सी मछली फंस भी जाती है। उस फिश को पानी से बाहर निकालने के लिए उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही थी, तो वो सेफ्टी के लिए सबसे पहले रस्सी को पेड़ से बांध देता है। हालांकि उस फिश के खींचने की वजह से उस पेड़ में भी दरार पड़ने लग गई थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद नाइसेट डिसाइड करता है कि पानी के अंदर जाकर चेक किया जाए, अगर वो ज्यादा कमजोर हुई तो वो उसे वहीं पर मार कर बाहर निकाल लेगा। हालांकि अंदर जाने पर उसे वो जायंट फिश दिखती है जो कि कांटे में बुरी तरीके से उलझ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और वो तेजी से नाइसेट पर अटैक कर देती है। बेचारा नाइसेट जैसे तैसे पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाता है। नोटिस करता है कि उस फिश के कांटा उसके पैरों में चुभ गया है, जिसे खुद से निकालने की वजह से सिस्टम उसे अपडेट करती है कि ये वेनम उसकी बॉडी में फैल चुका है, जिसे वो ज्यादा संभाल नहीं पाता और वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। उस फिश का जहर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नाइसेट के पॉइजन रेजिस्टेंट बॉडी होने के बावजूद भी उसे 2 दिन लगते हैं होश आने में। होश में आने के बाद वो समझ गया था कि इस फिश को वो पानी के अंदर तो नहीं हरा सकता, क्योंकि पानी के अंदर वो ताकतवर है। तो अपना दिमाग चलाता है और सबसे पहले तो उसके वाटर फ्लो को रोक देता है और फिर गड्ढा खोदकर उस तालाब से सारा पानी बहा देता है, जिससे वो फिश बिना पानी के थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और 2 दिन तक कांटा फंसे होने की वजह से वो फिश भी खुद को छुड़ाने के जद्दोजहद में अब तक काफी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो नाइसेट इस बार उस फिश से फाइट करने के लिए एक भाला तैयार करता है और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तभी वो स्क्रॉल उसके सामने अपीयर होता है और उसे उस फिश की इन्फॉर्मेशन देता है, साथ ही उसके वीक पॉइंट्स भी बताता है कि कहां पर अटैक करने पर वो फिश जल्दी से बेसुध हो सकती है। बस फिर क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद नाइसेट तुरंत ही उस भाले के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि वो फिश भी अभी तक एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वो अपने नुकीले कांटों का इस्तेमाल करते हुए नाइसेट पर फिर से हमला करती है, पर कीचड़ में होने की वजह से उसका यह अटैक एक्यूरेट नहीं होता और नाइसेट उस अटैक से बचते हुए कहता है कि तुझे क्या लगा, एक बार तू मार सकती है तो दोबारा मैं तुझे फिर से मारने दूंगा। और वो अपने भाले का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो उसे चोट पहुंचाता है और फिर मार मार कर उसकी जान निकाल देता है। वो फिश उसके सामने बेसुध होकर पड़ी थी, लेकिन नाइसेट को पता था कि ये बस उसे चकमा दे रही है। तो वो वहाँ पर मौजूद एक पत्थर का इस्तेमाल करके उसे होश में लाते हुए कहता है कि मेरे आगे तुम्हारी ये नौटंकी नहीं चलने वाली, मैं जानता हूँ कि तुम अभी नहीं मरी हो। और इसके बाद वो भाला घोंप कर उसे फाइनली जान से मार चुका था। अब वो उसे उठाकर गुफा में ले जाता है और इस बार उस वेनम स्पाइन जायंट कैटफिश को वो भून कर खाता है, जिसे खाने के बाद वो माउंटेन एंड सी रिकॉर्ड वाला जादू स्क्रॉल खोलता है और उसे नया टैलेंट टॉक्सिक बोन स्पाइन देता है। इस टैलेंट को हासिल करने के बाद नाइसेट सेटिस्फाइड तो था, लेकिन साथ ही वो डर चुका था कि इस बार तो वो फाइनली उस जहर से मरते मरते बचाए। अगर उसके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती तो अब तक तो वो हलाल हो चुका होता। अपनी ग्रोथ से वो काफी ज्यादा खुश था और वो सोचता है कि चलो क्यों ना जाकर उसके भाई बहन से मुलाकात की जाए, नहीं तो इस्ट्रेल उसे खाना नहीं देगी, वो भी सोच रही होगी कि कहाँ मर गया होगा। तो फटाफट अपना बैकपैक उठाता है और वहाँ से लंगड़ाते हुए निकल जाता है। गुफा में पहुँचने के बाद वह ऐसा एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे काफी चोट लगी हो। जैसे इस्ट्रेल उसका हाल पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब था, तो वो इस्ट्रेल को झूठी स्टोरी सुनाने लगता है कि तुम जानती हो मैं लगभग मरने वाला था, मुझे एक लेक में ये रेड क्रिस्टल दिखा और मैंने जैसे ही इसे देखा मुझे लगा कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए। आखिर तुम मेरी इतनी प्यारी इतनी स्ट्रॉन्ग बहन जो, तो तुम्हें लेने के लिए मुझे कैटफिश के साथ फाइट करनी पड़ी और उसके स्पाइन्स इतने ज्यादा मजबूत थे कि उसके जहर से मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। मैंने जैसे तैसे ये ट्रेजर हासिल किया है। सारी स्टोरी सच्ची थी, लेकिन वो उसका मोटिव गलत बताता है। इस्ट्रेल पहले तो उसकी बात पर यकीन करने से मना करती है, क्योंकि पीछे से जॉर्जेक्स भी उसे भड़का रहा था। लेकिन फिर जब वो देखती है कि यहाँ नाइसेट बड़े प्यार से उसे ये क्रिस्टल ऑफर कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है, तो वो उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि नाइसेट अभी भी अपनी चापलूसी जारी रखता है, ये कहते हुए कि तुम जानते हो इसे लाने के लिए मुझे वाइन्स ने खींचा, जहरीले स्पाइन्स ने छली किया और पानी में डूबते डूबते बचा, लेकिन फिर भी ये सारे जख्म मेरे लिए काफी है क्योंकि ये क्रिस्टल मुझे मिल गया। तो अब जब इस्ट्रेल को पता लगता है कि ये राल ट्रेजर इतना ज्यादा खास है, तो वो उस मणि को अपने पास रखते हुए वो नाइसेट को एक मरा हुआ बीस्ट जिसका नाम फैंटम एंटेलोप था वो देती है। नाइसेट जब इस तरीके के रेयर एनिमल को देखता है तो वो मनी मन खुश होते हुए कहता है कि चलो एक छोटे से जन के बदले उसे इतना खास बीस्ट मिल गया खाने के लिए, सौदा काफी ज्यादा फायदे का था। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उसी रेड जैम पर पड़ती है जो कि अभी फिलहाल इस्ट्रेल के हाथ में है। इस्ट्रेल उसे गौर से देखते हुए बताती है कि तुम जानते हो ये क्रिस्टल जितना तुम बता रहे हो उससे भी ज्यादा खास है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिडिफिकेशन स्किल्स और गोल्डन मून जैसी जादुई ताकतें छिपी हुई हैं। अब मैजिक स्टोन का नाम सुनने के बाद तो नाइसेट की भी आंखें चमक उठती हैं। उस पर तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े तब हो जाते हैं जब इस्ट्रेल उसे बताती है कि इस छोटे से क्रिस्टल के बदले वो इंसानी दुनिया की आधी सल्तनत खरीद सकता था। तो ये देखकर बेचारे को इतना अफसोस होता है कि उसका दिल करता है कि वो इस्ट्रेल से इसे वापस ले ले, तो उसके मुंह से निकल ही जाता है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। इस्ट्रेल कहती है कि क्यों, ये तुमने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है, मैं इसे एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अब तुम्हें ये वापस क्यों चाहिए, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है। नाइसेट को पता था
था कि अगर उसने वापस इस क्रिस्टल को लिया तो वो अपनी बहन का ट्रस्ट दोबारा नहीं जीत पाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बस देखना था कि ये खास कैसे है। मैंने आज से पहले इतना दुर्लभ ट्रेजर नहीं देखा ना, और इतने पास से तो बिल्कुल नहीं, जबकि मुझे पता है कि ये कितना खास है। इस्ट्रेल उसे वापस नहीं देती, बल्कि उसे खाते हुए कहती है कि आफ्टर ऑल तुम अपनी बहन के लिए लाए थे, खास तो इससे होना ही था। बेचारा नाइसेट अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। उसके पास जो मवेशी पड़ा था वो उसी का मांस खाने लगता है ताकि अपने स्टेटस को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। तभी माउंटेन और सीड गॉड उसके सामने अपीयर होती है और उसे फैंटम लाइट की स्किल्स देती है। वो अपने मन में सोचता है कि एटलीस्ट इन 2 दिनों में वो इतना इम्प्रूव कर चुका है जितना उसके बहनों को या भाई को इम्प्रूव करने में 1 महीने से ज्यादा लगता। अब वो तीनों आपस में एक साथ फूड को बांट कर खाने लगते हैं और देखते ही देखते इसी तरीके से दिन गुजरते हैं। और मदर ड्रैगन ने जितना भी फूड स्टोर करके रखा हुआ था 30 दिनों के अंदर वो सारा खत्म कर चुके थे। लेकिन सिर्फ 15 के लिए डीप स्लीप में जाने वाली वो ड्रैगन अब 30 दिनों से ज्यादा नींद में थी। तो अब इस्ट्रेल और ज़ोरज़ेक्स को टेंशन होने लगती है कि अब उनके खाने का क्या होगा, क्योंकि मामा ड्रैगन तो अभी भी होश में नहीं आई। नाइसेट काफी ज्यादा चिढ़ता। वो कहता है कि क्या होगा, अब तुम्हें अपने खाने का जुगाड़ खुद करना होगा। नाइसेट कहता है कि अब उन्हें असली प्रे की तलाश में बाहर निकलना चाहिए। अगर किसी तरीके का कोई डेंजर आया भी तो नाइसेट हौसला दिखाते हुए कहता है कि वो खतरे का सामना खुद कर लेगा, क्योंकि वो उनसे ज्यादा तेज दौड़ता है। बस फिर क्या था, वो तीनों एक साथ शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ तीनों आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि उन्हें तालाब के पास जाकर देखना चाहिए, जहाँ एक्वेटिक क्रिएचर प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। तालाब के किनारे पर पहुँचने के बाद नाइसेट, जिसे अब तक हंटिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अपने भाई बहनों से कहता है कि हमें तालाब के किनारे से ही छोटी मोटी मछलियाँ पकड़कर गुजारा कर लेना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पहली बार शिकार के लिए निकले और ड्रैगन ब्लड लाइन के होने की वजह से जोश में आकर ज़ोरज़ेक और इस्ट्रेल डिसाइड करते हैं कि वो इस तालाब के बीचों बीच जाकर पानी में मौजूद जायंट क्रोकोडाइल्स का हंट करेंगे। हालांकि नाइसेट उन्हें वार्निंग देता है, लेकिन विंग्स होने की वजह से वो खुद को सुपीरियर समझ रहे थे और उसकी बात को अनदेखा करके वो पहुंच जाते हैं क्रोकोडाइल्स के साथ फाइट करने के लिए, जहां अपनी फ्लाइंग एबिलिटी और फायर पावर का यूज करके वो आराम से क्रोकोडाइल्स को मारते जा रहे थे। लेकिन फाइट करते करते वो ध्यान नहीं देते कि उनके सामने एक विशालकाय रॉड स्क्रेल क्रोकोडाइल किंग आ चुका है, यानी फुलीन क्रोकोडाइल किंग। ज़ोरज़ेक्स पावर के नशे में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था और नाइसेट के सामने खुद की पावर साबित करने के लिए वो नाइसेट को बुरा भला कहते हुए उस क्रोकोडाइल किंग पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि नाइसेट को पता था कि ये दोनों कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो तो मनी मन उन्हें बेवकूफ कह रहा था। तभी अचानक वो डेंजरस बीस्ट अपनी हरी पॉइजनस ब्रेथ से अटैक कर देता है। दोनों ड्रैगन हवा में उड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्ट्रेल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस अटैक से हिट होकर रॉक पर गिर जाती है। वहीं ज़ोरज़ेक भागकर किनारे पर आ जाता है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि इस्ट्रेल अब काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। एक तो उसके विंग डैमेज हो चुके हैं, वो उड़कर वापस किनारे पर नहीं आ सकती, ऊपर से वो जिस जगह पर गिरी है वो जगह किंग क्रोकोडाइल के काफी पास है, मतलब वो कभी भी उस पर अटैक करके उसे मार सकता है। तो वो दोनों उसे बचाने के लिए सोचते हैं कि क्यों ना मदर ड्रैगन से जाकर हेल्प ली जाए। उन लोगों को गुफा में वापस जाना होगा और उन्हें बताकर हेल्प लेनी होगी। लेकिन इस्ट्रेल इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो चाहती थी कि कोई उसके साथ रुके, वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों भाई एक साथ उसे छोड़कर चले जाएं। तो ज़ोरज़ेक खुद मदर ड्रैगन के पास जाने की बात करता है, ये कहते हुए कि मेरे पास विंग्स है, मैं जल्दी से जाकर हेल्प ला सकता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद उसके मन की बात हमें पता चलती है, वो तो असल में उन दोनों को मजा चखाना चाहता था। सबसे ज्यादा इस्ट्रेल को वो ये दिखाना चाहता था कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई उतना भी काबिल नहीं जितना तुम सोचती हो। अपने इस घटिया प्लान के चक्कर में वो मदर ड्रैगन को इन्फॉर्म भी नहीं करता, बल्कि आधे रास्ते से घूमकर वापस आ जाता है, ये कहते हुए कि मदर ड्रैगन डीप स्लीप में है। मेरे काफी ज्यादा बुलाने के बावजूद भी वो होश में नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अब उन दोनों को मिलकर इस्ट्रेल को बचाना होगा। वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ज़ोरज़ेक ऊपर से क्रोकोडाइल्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, वहीं नीचे से नाइसेट पानी में स्विम करके जाकर इस्ट्रेल को बचा लेगा। हालांकि जब तक ज़ोरज़ेक वहाँ से निकला था तब तक में नाइसेट ने एक क्रोकोडाइल को मारकर उसकी एबिलिटी भी हासिल कर ली थी। तो अब वो मडी क्रिएचर को अवॉइड करते हुए फटाफट से इस्ट्रेल के पास पहुँच जाता है, जहाँ ऊपर से ज़ोरज़ेक उन पर फायर अटैक करते हुए उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब जैसे ही उनके वापस आने की बारी आती है तो नाइसेट इस्ट्रेल को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। उसी बीच ज़ोरज़ेक उन्हें धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे वो सारे क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे बेचारे जान बचाकर पानी से बाहर निकलकर उसी आइलैंड में फंस चुके थे। वहीं नाइसेट जब ज़ोरज़ेक से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ज़ोरज़ेक का कहना था कि अब तुम दोनों यहीं सड़ो जब तक मदर ड्रैगन जाग कर तुम्हें खुद बचाने के लिए नहीं आ जाती। ये तुम दोनों के लिए सबक है, ताकि तुम दोनों को पता लग सके कि आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। वो तो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस्ट्रेल को दिखाते हैं, जिसकी चोट की वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। लकीली नाइसेट के पास उसका बैकपैक मौजूद था, तो वो उसमें से कुछ जड़ी बूटियां निकालता है, उन्हें चबाकर उसके विंग्स में लगाना शुरू कर देता है। पहले तो इस्ट्रेल को
समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि उसका पेन काफी हद तक रिलीव कर चुका है, तो फिर वो नाइसैड से पूछती है कि आखिर उसे जड़ी बूटियों की नॉलेज कहाँ से आई और सबसे बड़ी बात उसे यहाँ कहाँ से मिला। तभी नाइसैड बताता है कि मैं अपने बैग में लेकर इसे घूम रहा हूँ। इसलिए उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए आने के लिए और साथ ही उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन नाइसैड उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम तो मेरे इमरजेंसी का स्टॉक हो, अगर मुझे यहाँ खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें खाकर ही तो सर्वाइव करूंगा। ये सुनकर उन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल रियल भाई बहन की तरह। तभी उन दोनों की ही पेट की गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। स्टेल को भूख लग रही थी, इसलिए वो नाइसैड से कहती है कि मेरे लिए कुछ खाने को दो। नाइसैड भी लाइक तुम्हारे हाथ पैर है ना, खुद शिकार करके खा लो, यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हैं। और वो उसे टोकते हुए कहती है कि जब मैंने नदी के किनारे इतने सारे क्रोकोडाइल को मारा उन्हें तो तुम अकेले खा गए, इसीलिए मुझे नहीं पता मेरे खाने का जुगाड़ तुम करोगे। अब बेचारा नाइसैड क्या करता, खाना तो उगल नहीं सकता था, तो वो उसकी बात मान जाता है और अपने बैग में मौजूद कीमती क्रिस्टल्स में से एक और रेड बॉल निकालकर उसके सामने रख देता है। हालांकि वो काफी देर तक उस क्रिस्टल को घोलती है, लेकिन भूख लगने पर वो उसे खा जाती है, जिसके बाद उसे कुछ स्किल्स मिलती हैं। नाइसैड एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या इन स्किल्स में स्विम भी है, क्या तुम स्विम कर सकती हो? पर जैसे ही उसे स्ट्रेल बताती है कि नहीं, मैं अटैक कर सकती हूँ, मेरी अटैकिंग पावर फास्ट हो गई है, तो ये सुनकर बेचारे का मुंह बन जाता है। वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर स्विम करके आता हूँ और मदर को बुला के लाता हूँ। पर स्ट्रेल नहीं चाहती थी कि नाइसैड भी उसे अकेला यहाँ पर छोड़कर चला जाए, इसलिए वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ रहो, अगर जाना है तो मुझे अपने साथ लेकर जाना। हालांकि नाइसैड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उसे बिट्रे नहीं करेगा, पर वो फिर भी उसे नहीं छोड़ती, तो बेचारा वहीं गुस्से में सो जाता है और वो उसके पास लेट जाती है। उसे उसकी बॉडी से काफी वार्मथ फील हो रही थी, उसे अपने बड़े भाई के पास काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। जब वो मॉर्निंग में उठता है तो नोटिस करता है कि स्ट्रेल उसे बड़े भाई की तरह प्यार से पुकार रही है। हालांकि नाइसैड को भी उस पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके सर पे टपली मारकर जगाते हुए कहता है कि सारा दिन यहीं गुजारना है क्या, अब यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। लेकिन अभी भी स्ट्रेल के विंग्स डैमेज थे, वो उड़ नहीं सकती थी, तो इसका मतलब ये था कि दोनों को स्विम करके जाना होगा, यानी कि नाइसैड को रिस्क लेना था। इसीलिए वो स्ट्रेल को अपनी पीठ पर बिठाता है और वहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाता है। हालांकि वो किंग क्रोकोडाइल उसके रास्ते में आ गया था, पर वो पहले ही उसे चपका दे देता है अपनी न्यू स्किल्स का यूज करके। ये स्किल्स उसे क्रोकोडाइल्स को खाने के बाद मिली थी कि छुपकर अटैक करना और चकमा देकर भाग जाना। वहाँ से भागते हुए वो हाफ रास्ता तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन फिर से वो क्रोकोडाइल किंग उसके सामने आकर उस पर झपट्टा मार जाता है। नाइसैड के पास ऑप्शन था कि वो स्ट्रेल की बलि चढ़ाकर खुद वहाँ से बच के निकल सकता था, लेकिन वो स्ट्रेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे अपनी पीठ से उठाकर वो दूर फेंक देता है, जिससे वो किनारे पर पहुंच जाती है और खुद वो उस क्रोकोडाइल किंग का निवाला बनने वाला था। ये देखकर कि उसके बड़े भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई, स्ट्रेल पूरी तरह से उसके साथ लॉयल हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद वो नाइसैड की दिल से इज्जत करने लगती है, क्योंकि उसका बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वहीं इधर दूसरी तरफ नाइसैड को दिखाते हैं, जो कि उस क्रोकोडाइल के अटैक से बचाते हुए दूसरी तरफ से किनारे पर बाहर आ जाता है। हालांकि इस बारे में किसी और को पता नहीं चला था, क्योंकि वो दूसरी साइड से निकला था, वो दूसरी छोर पर था।